हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 12th क्लास का मॉडर्न फिजिक्स का एटॉमिक फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। तो ये एक ही लेक्चर में हम लोग पूरा मॉडर्न फिजिक्स का ये चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इससे जेई एग्जाम में, जेई मेन, एडवांस और नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये पूरा चैप्टर में कुल मिला के 5 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। ये 5 साइंटिस्ट मिलकर और जितने भी इस चैप्टर के थ्योरी या फॉर्मूला है इन्होंने बनाया है। तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पे काम किया था डाल्टन ने। तो उस डाल्टन ने सबसे पहले क्या बताया कि एटम नॉट डिविजिबल, एटम्स आर नॉट डिविजिबल। तो डिविजिबल मीनिंग ही होता है, एटम का मतलब ही होता है नॉट डिविजिबल, यानी कि एटम को और डिवाइड नहीं किया जा सकता। पहले जनरली लोग ये सोचते थे कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट का टुकड़ा करें, उसको कट करें, वो और छोटा होते जाता है, और उसको छोटा टुकड़ा करें तो और छोटा होता जाएगा। तो उसका एक लिमिट क्या है? तो उसके बारे में डाल्टन ने बताया कि एटम सबसे छोटा लिमिट है, उसको और आप तोड़ नहीं सकते एटम को। लेकिन उनके पास कुछ प्रूफ नहीं था डाल्टन का इसके लिए। तो बहुत सारे लोग नहीं मानते थे इसको कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट उस समय ये मानते थे कि नहीं, इसका हम किसी पार्टिकल के इनफाइनाइट टुकड़ा कर सकते हैं, मतलब तब तक उसको छोटा टुकड़ा बनाते जाते हैं जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाए। यानी एटम भी और छोटा होगा, वो भी और छोटा होगा, और ये अनंत तक काम चलेगा। तो वो साइंटिस्ट भी बाद में गलत हो गए जो बोलते थे कि अनंत तक काम चलेगा, और डाल्टन भी गलत हो गए जो बोलते थे कि एटम सबसे छोटा टुकड़ा है। तो उसके बाद जे जे थॉमसन आए, और वही जे जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि वो तरबूज, जो प्लम मॉडल है उसके अनुसार उन्होंने बताया कि तरबूज में जैसे उसके बीज होते हैं, वैसे ही एक एटम को तरबूज मान लें तो उसके बीज के जैसे इलेक्ट्रॉन उसमें रहते हैं एटम के अंदर। ये जे जे थॉमसन ने ऐसा मॉडल दिया एटम का। तो और वो भी यही माने कि एटम सबसे छोटा है और उसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के जैसे उसमें फंसे हुए हैं बीज। ये दोनों साइंटिस्ट अभी तक इतना सोच रहे थे। फिर उसके बाद रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किए जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल से, यहाँ को मैं दिखा रहा हूँ अल्फा पार्टिकल, उन्होंने ये अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग किया गोल्ड फॉयल पर। यहाँ पे ये गोल्ड फॉयल लिया। अब ये गोल्ड फॉयल ही इन्होंने क्यों लिया? क्योंकि मैलिएबल होता है गोल्ड, सिल्वर में मैलिएबल होता है, मतलब उसका पतला चादर बनाया जा सकता है, और गोल्ड का सिल्वर से भी पतला बनाया जा सकता है। तो पतला जितना ज्यादा लेंगे उसमें उतना ही एटॉमिक लेवल तक आप कम एटम उतना आएगा। उनको तो आइडियली चाहिए था कि एक ही एटम का यहाँ लेयर, एक एटम यहाँ हो, एक एक एटम का लेयर, ताकि क्लियरली पता चल जाए कि उस एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन है क्या है उसमें। तो पतला लेयर चाहिए था, लेकिन एक एटम का लेयर बनाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो 10⁻⁻10 के साइज का होता है। यानी ये डायमीटर होता है, एटम का डायमीटर होता है 10⁻10। और रेडियस अगर पूछेगा एटम का तो इसका आधा होता है, यानी कि हाफ ऑफ दिस, हाफ इंटू 10⁻10, यानी 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर रेडियस होता है एक एटम का। तो इतना पतला बनाना पॉसिबल था नहीं, इसीलिए मैक्सिमम जो कर सकते थे उस वक्त को उन्होंने किया, गोल्ड फॉयल दिया, मैक्सिमम जितना दिया जा सकता था पतला। फिर अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग करने से, अल्फा पार्टिकल था पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को फास्ट इससे अगर पास किया, और इधर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल था जिसमें पैटर्न फॉर्म हो रहा था इसको आने से, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल ऐसे सीधे डेविएट करके चले, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल। तो ये इस बात का इंडिकेशन हुआ कि एटम जिसको मैं बोल रहा हूँ उसका मैक्सिमम पार्ट क्या है, खाली है उसका पार्ट। अब सोचिए ये बिल्डिंग अगर है, और बिल्डिंग में तोप के गोले से बम्बार्डिंग कराया जा रहा है बिल्डिंग में, और उस बिल्डिंग से तोप के गोले एकदम स्ट्रेट ऐसे चले जा रहे हैं, सीधे पार कर जा रहे हैं। यानी कि ये इस बात का इंडिकेशन होगा कि
उस बिल्डिंग में फर्नीचर ये सब या कुछ आयरन मटेरियल ये सब नहीं रखा होगा, इसलिए वो पेनिट्रेट करके चला जा रहा होगा दूसरे तरफ। लेकिन कुछ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल यहाँ से टकरा कर और इधर वापस आ जा रहे थे। तो तोप के गोले को एक बिल्डिंग से वापस रिटर्न भेज रहा है, यानी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसा ही तोप का गोला जैसा ही कुछ स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो कोलिजन होने के बाद रिटर्न उसको भेज दे रहा है ऐसा। यानी ये इस बात का इंडिकेशन हुआ कि उस बिल्डिंग में कहीं कहीं ये प्लस चार्ज था, तो ये भी प्लस ही चार्ज होना चाहिए तब रिपेल करके भेजा होगा। तो कहीं कहीं पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो बहुत कम जगह है, क्योंकि 95.4% लगभग 99.95% लगभग अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे स्ट्रेट, 99.95% सीधे निकल गए थे। यानी 0.05% ही ऐसे पीछे आए थे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज 0.05% में गया, बाकी 99.95% खाली जगह है, तभी तोप का गोला सीधा चला गया। तो इससे एटम का इन्होंने, रदरफोर्ड ने ऐसा बताया स्ट्रक्चर कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस फ्री ही है और थोड़े से जगह में न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। उन्होंने ये पता लगाया, इतना रदरफोर्ड ने ये बताया। अब उसके बाद रदर ये दे दिए, उसके बाद बोर मॉडल आया 4th नंबर में। फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ गए, डाल्टन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड। फिर उसके बाद बोर मॉडल आया एटम का। तो बोर, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, ये तो एटम के बारे में बता दिया कि बीच में प्लस है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन इनका ड्रॉबैक ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज पार्टिकल, और सर्कल में घूमने का मतलब है कि वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है। रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, और एक्सेलरेटेड चार्ज, जिस चार्ज में एक्सेलरेशन हो, वो एनर्जी भी रेडिएट करता है। तो अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा, सर्कल में घूमेगा, अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो ये फाइनली लोअर ऑर्बिट में आने लगेगा कम एनर्जी होने के कारण। फिर और कम एनर्जी इसका हुआ तो और छोटे ऑर्बिट में इसको घूमना पड़ जाएगा, और सबसे लास्ट में ये गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर आकर। और न्यूक्लियस में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ये न्यूट्रल है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रल हो। लेकिन इस तरह से तो कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं, सारे एटम न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये फॉल्स हो गया इनका, ये एनर्जी क्यों नहीं रेडिएट कर रहा है। अब इसको अगर आप अर्थ और सन वाले, सोलर सिस्टम वाले मॉडल समझें, तो अर्थ मूव करते समय क्यों रेडिएट नहीं करेगा, क्योंकि अर्थ पे चार्ज थोड़ी है, मूविंग चार्ज रेडिएट करता है ना, अर्थ थोड़े एनर्जी रेडिएट कर रहा है, अर्थ तो चार्ज है नहीं, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सन, राइट। तो अर्थ पे ये नहीं लागू होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को तो रेडिएट करना चाहिए। अब इसी में ये फेल होगा इस बात को एक्सप्लेन करने में, ये क्यों एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। तो उसके बाद बोर आया, तो बोर मॉडल में इनको कुछ पता, ये सब जो मॉडल में इन्होंने रूल बनाया, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया इस बात का कि इलेक्ट्रॉन क्यों रेडिएट नहीं कर रहा है एनर्जी, उसके लिए इन्होंने ये सब फॉर्मूला और बता दिया कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इन्होंने बताया है। लेकिन ये क्यों हो रहा है इनके पास इसका आंसर नहीं था, इसको प्रूव किया था डी ब्रोगली। तो कुल मिला के 5 साइंटिस्ट का रोल पता चल गया क्या हुआ। रदरफोर्ड काम कर दिए थे, एटम का स्ट्रक्चर बता दिए थे, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्यों ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो बोर ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों रिवॉल्व कर रहा है, और उसको डी ब्रोगली ने मैथमेटिकली उसको प्रूव भी कर दिया कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन पॉसिबल है विदाउट एनर्जी रेडिएशन। तो अब बोर पे आते हैं। बोर ने क्या बताया कि सर्टेन ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था तो फिर छोटे से ऑर्बिट में यहाँ नहीं आएगा, फिर और छोटे ऑर्बिट में नहीं आएगा, गिरेगा नहीं। उसका एक सर्टेन फिक्स ऑर्बिट है कि पहली बार इतने डिस्टेंस वाला ऑर्बिट बनेगा, फिर दूसरा ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पे होगा, वो फिक्स है। तो वो यहाँ पे मैं देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला बनाया आर, उसी ऑर्बिट में पॉसिबल है जिसके लिए ये फॉर्मूला आया, r = 0.529 n² / z।
n मतलब पहला ऑर्बिट कहाँ होगा, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो Z1 रख देंगे, और n नंबर ऑफ ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट 1 रखूँ मैं, तो 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम आएगा। यानी पहला ऑर्बिट 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम न्यूक्लियस से दूरी पे होगा, यानी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। फिर दूसरा ऑर्बिट कहाँ होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, तो 0.5 to 9 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी इसका 4 टाइम्स जो करेंगे उतना ऑर्बिट होगा, यानी स्क्वायर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियस से बढ़ते जाएंगे तो ऑर्बिट का डिस्टेंस स्क्वायर के जैसा बढ़ते जाएगा, राइट। अब उसी ऑर्बिट में बीच वाले दो ऑर्बिट के बीच में पॉसिबल नहीं है, मतलब पहला ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन का रहना पॉसिबल नहीं है, ऐसा बताया बोर ने। पहला इन्होंने ये बता दिया कि सर्टेन ऑर्बिट में ही घूमेगा। फिर सेकेंड इन्होंने बताया कि अच्छा ये सर्टेन ऑर्बिट में क्यों घूमेगा, इनको ये बात पता नहीं थी, ये बात डी ब्रॉगली ने ये बताया बाद में बात। इन्होंने सिर्फ बताया कि ऐसा ऑब्जर्व करके कि सर्टेन ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन का घूमना पॉसिबल है, ऑब्जर्वेशन से इन्होंने बताया। फिर E इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका एक्सप्लेनेशन डी ब्रॉगली देगा, वो मैं आपको बताऊंगा। E इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन ऑर्बिट। अब एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एनर्जी उस ऑर्बिट में फिक्स है, उस ऑर्बिट में वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा उस ऑर्बिट, ठीक। अब वो कितना एनर्जी होगा, फिक्स एनर्जी उसका एक ऑर्बिट में, वो फिक्स एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ देखिए दिया हुआ है, E इक्वल टू RHE Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये RHC का टोटल वैल्यू आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है RHC का वैल्यू 13.6, राइट। तो ये आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा अगर आप नंबर Z और N का वैल्यू पुट करें और RHC मल्टीप्लाई करें। तो फिक्स ऑर्बिट में एनर्जी फिक्स है, एनर्जी उस ऑर्बिट में ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। फिर डेल्टा E इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तब वो hc बाई लैम्डा के अकॉर्डिंग लैम्डा वेवलेंथ सी स्पीड ऑफ लाइट एच प्राइम कांस्टेंट और लैम्डा वेवलेंथ का लाइट रेडिएट करेगा, या अगर लैम्डा वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट हो किसी एटम पे तो hc बाई लैम्डा करने से जितना एनर्जी आएगा, अगर वो एनर्जी गैप किसी दो ऑर्बिट के बीच बनता है तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, एनर्जी गेन करने पे लोअर टू हायर जाएगा और लूज करने पे हायर टू लोअर जंप करेगा। और फोर्थ इन्होंने बताया कि mvr इक्वल टू nh/2, यानी उन्हीं ऑर्बिट में घूमना पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का मास, वेलोसिटी और यानी एंगुलर मोमेंटम इसको बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए, उस ऑर्बिट का नंबर इंटू h/2π होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए ये डी ब्रॉगली ने बताया, बोर ने ये नहीं बताया, ये फॉर्मूला ये बता दिया था उन्होंने, डी ब्रॉगली ने इसका प्रूफ दिया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा फास्ट मूव करता है ऑर्बिट के अंदर, 10⁶ का ऑर्डर था देखिए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, कि वो उसको वेव कंसीडर हम कर सकते हैं उसको, क्योंकि मैटर भी एक वेव होता है, फास्ट मूविंग का कुछ वेवलेंथ आ जाता है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर करूं तो ये यहाँ पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगा, और स्टैंडिंग वेव फॉर्म करते समय उसको कंप्लीट वेव फॉर्म करना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि इधर वेव फॉर्म हो रहा है तो इधर वाला लूप भी बनना चाहिए, अंदर वाला लूप बन रहा है तो बाहर वाला भी लूप बनना चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए एटम को। और जब स्टैंडिंग वेव बनता है तो वेव में आप पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में वेव चैप्टर था कि स्टैंडिंग वेव से एनर्जी बाहर नहीं जाता है, तो ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी बाहर जाता है वेव, राइट। ट्रैवलिंग वेव मतलब आप एक रूप में वेव क्रिएट करें और आगे वो फ्री एंड है, आगे वेव जा रहा है। लेकिन स्टैंडिंग वेव आप जानते होंगे कि उसमें एक ही जगह लूप इधर और इधर एक ही जगह होता है, यहाँ पे नोड बन जाता है कहीं कहीं पे, और एंटी नोड जहाँ पे होता है वहाँ का जो वाइब्रेशन ज्यादा होता है, तो यहाँ नोड एंटी नोड फॉर्म होना चाहिए। तो ये ऑर्बिट अगर उसका 2πr है, 2πr है ऑर्बिट, तो लैम्डा या तो 1 लैम्डा होना चाहिए या एक वेव कंप्लीट बनना चाहिए या 2 बनना चाहिए, आधा वेव नहीं बनेगा उसमें, आधा लूप नहीं रहेगा। तो 2πr इक्वल टू n लैम्डा होना चाहिए स्टैंडिंग वेव फॉर्म करने में। तो r इक्वल टू क्या हो गया, n लैम्डा बाई 2π, ये 2π डिवाइड हो गया। r इक्वल टू mv दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट साइड में भी mv मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में भी mv मल्टीप्लाई किया,
तो ये mv होता है मोमेंटम, और मोमेंटम लिखा जाता है मास अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो mv को मोमेंटम बोलते हैं, लेकिन वेव के फॉर्म में इसका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h बाई लैम्डा। तो mv को मैं h बाई लैम्डा लिख दिया, क्योंकि यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल इसको वेव में कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसका एंगुलर मोमेंटम h बाई लैम्डा होगा, राइट। अब nh बाई 2 पाई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, तो देखिए mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई आ गया। यानी जो बोर ने दिया था ये रिलेशन कि mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई जो सेटिस्फाई करेगा उसी ऑर्बिट में घूमना पॉसिबल है, उसका डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेनेशन दिया और मैथमेटिकल प्रूफ भी दिया कि हाँ उसी में पॉसिबल है। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी है कि इलेक्ट्रॉन क्यों, इसका mvr क्यों कांस्टेंट रहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर लगने वाला फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका टॉर्क 0 आ रहा है, राइट, इस पॉइंट के बाद, क्योंकि खुद इसी पॉइंट से ये पास कर जा रहा है, तो टॉर्क 0 आ रहा है, तो टॉर्क 0 आने पे L कंजर्व होना चाहिए, इसीलिए mvr कंजर्व है। mvr क्या है, एक ऑर्बिट के लिए कंजर्व है, मतलब मैं n को फिक्स कर दूं तो h और 2 पाई तो कांस्टेंट ही है, तो mvr क्या आने वाला है, कांस्टेंट। तो ये कुल मिला के इन 5 साइंटिस्ट ने ये सब बताया था। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल these concepts, डाल्टन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर और डी ब्रॉगली, इनको आप पूरा एकदम जैसे मैंने बताया वैसे एकदम याद होना चाहिए आपको, पांचों साइंटिस्ट ने क्या बताया। अब न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, देखिए। तो इसमें से ये तीनों फार्मूला इन दोनों फार्मूला से डिराइव हुआ है। एक है mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, जो बोर का सबसे लास्ट फोर्थ वाला उन्होंने फार्मूला दिया था कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh बाई 2 पाई, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स kq1 q2 बाई r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। इन दोनों फार्मूला से ये तीनों फॉर्म आया है रिलेशन। आपको इस चैप्टर में बस 3 ही फार्मूला याद रखना है, 1 2 3, राइट। अब ये वाले फोर्थ फार्मूला जो लिखे हैं वो इसी थर्ड वाले फार्मूला से ही आया है। तो फर्स्ट रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, मतलब रेडियस nth ऑर्बिट का रेडियस ये देगा, राइट। फिर v इक्वल टू कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन, तो अगर एटॉमिक नंबर जितना है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, राइट, न्यूक्लियस के अंदर, तो उसका z का वैल्यू यहाँ पे लिखना होता है Ze, राइट। अब हाइड्रोजन है तो 1 लिख देंगे Z के लिए। अब हीलियम है तो Z के लिए उसका वैल्यू, हीलियम के न्यूक्लियस में कितना होता है प्रोटॉन, 2 होता है, तो 2 लिखा जाएगा हीलियम के लिए। तो V इक्वल टू 2.2 10 टू द पावर 6 Z बाई m, याद रखिए। तो एनर्जी होता है माइनस में एनर्जी होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव फोर्स है, अट्रैक्टिव वाले का माइनस एनर्जी होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी U निगेटिव होता है, माइनस G m1m2 बाई r, याद होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, माइनस RH Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और RH तीनों कांस्टेंट है और इसका तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 13.6 आता है। तो एनर्जी का वैल्यू होता है माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीनों फॉर्मूला याद रहेगा। अब फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में n भी 1 लिखूंगा, हाइड्रोजन है तो Z भी 1 और m भी 1, तो खाली माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए। देखिए येलो कलर से मैं फर्स्ट ऑर्बिट को यहाँ दिखाया है, और इसको सेकेंड ऑर्बिट को, और इसको थर्ड ऑर्बिट, और ये फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन ऐसे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसकी एनर्जी होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी एनर्जी होगी माइनस 13.6, और Z की जगह पर 1 और n की जगह पर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, तो माइनस 13.6 अपॉन 4 करेंगे तो माइनस 3.4 आ जाएगा। वैसे ही थर्ड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे होता है। अब ट्रांजिशन अगर हुआ, कितना एनर्जी देंगे तो लोअर वाला इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में आ जाएगा, तो उसका फॉर्मूला है डेल्टा E इक्वल टू, इसी में 2 फॉर्मूला लिख देंगे हम, N1 एक बार लिखेंगे और माइनस इसी फॉर्मूला को करके खाली ये वाला N2 लिख देंगे, तो बाकी सब कॉमन आ जाएगा, माइनस 13.6 Z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा देखिए, और ब्रैकेट में 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर आ जाएगा, चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी इक्वल टू होता है hc बाई
लैम्डा, hc by लैम्डा, E इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी होता है ना, और फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं c by लैम्डा। यानी कि अगर आप एनर्जी देते हैं बाहर से सप्लाई, तो लोअर से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, और अगर ये रिलीज किया एनर्जी तो हायर से लोअर पे जंप करेगा, और कुछ उससे रेडिएशन निकलेगा जिसका वेवलेंथ इस फॉर्मूला से मिलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर आप मान लीजिए एनर्जी दे रहे हैं, ऐसे कहीं से आपने लाइट सेंड किए हैं कुछ एनर्जी, तो अगर आप 10.2 एनर्जी वाला लाइट सेंड करेंगे, तब ये फर्स्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, क्योंकि -13.6 और -3.4 में 10.2 का गैप। 10.2 से कम देंगे तब भी नहीं जाएगा, 10.2 से ज्यादा दे देंगे तो भी नहीं जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर और फिर जंप करके यहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं होगा। या तो एग्जैक्टली उसको उतना ही एनर्जी दीजिए, राइट, या अगर आप एनर्जी यहाँ से यहाँ के गैप के बराबर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा। बीच वाला एनर्जी देंगे तो ये ऐसे मुड़ के यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब डिस्क्रीट ये हो, क्वांटम जैसा, राइट। इसलिए इसको क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये क्लासिकल फिजिक्स से नहीं होगा। क्लासिकल फिजिक्स में आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ जंप करेंगे तो यहाँ बीच में नहीं रहेगा, ये यहाँ पे अटक जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसको अगर इतना एनर्जी देंगे ना तो ये यही रहेगा, आगे जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा नहीं। ऊपर तभी जंप करेगा जब एग्जैक्टली 10.2 दीजिएगा, तब सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इस तरह से आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा अलग अलग, कि फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो कितने वेवलेंथ का लाइट निकालेगा, थर्ड से और फर्स्ट में आएगा तो कितने वेवलेंथ का निकालेगा। तो यहाँ थर्ड लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट लिखेंगे, राइट। तो जहाँ से जहाँ पे आ रहा है उससे अलग अलग रेडिएशन निकाल रहा है, अगर अलग वेवलेंथ का, तो उसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम बनेगा। उसको अरेंज करना होगा आपको वेवलेंथ के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में। तो उसको बोलेंगे हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे उसको? इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये सब साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बताया है कि कैसा, कितनी वेवलेंथ का लाइट रेडिएट करेगा जब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से किसमें जंप करेगा, राइट। तो देखिए, किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, माने थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, कहीं से भी फर्स्ट में अगर आ रहा है, तो अलग अलग बहुत सारा हमें वेवलेंथ मिलेगा। तो उस सारे वेवलेंथ को लाइमन सीरीज बोलते हैं। वैसे ही किसी भी ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो उससे भी एक सीरीज बन जाएगा। जैसे पांचवा से सेकेंड में गया, फोर्थ से सेकेंड में गया, थर्ड से सेकेंड में गया, तो सबका लैम्डा अलग अलग आएगा। तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनाएगा अलग से, उसको पाल्मर सीरीज बोलेंगे। और वैसे पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और प्रीफर्ड सीरीज होता है। तो इसको साइंटिस्ट को नाम कैसे याद रखना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया है ट्रिक कि ले बालम 50 रुपए का ब्रेड का फंड। ले मतलब लाइमन हो गया, अब बालम मतलब बालमर हो गया, अब 50 मैंने पास्कल हुआ, अब ले बालम 50, अब ब्रेड मैंने ब्रैकेट हो गया, अब फंड मैंने प्रीफंड हो गया साइंटिस्ट का नाम। तो ले बालम 50 रुपए का ब्रेड का फंड, इससे सारे साइंटिस्ट का नाम आपको याद रहेगा। अब आप बता दीजिए बाल्मर, बाल्मर सीरीज किसको बोलते हैं, तो दूसरे नंबर पे है। तो किसी भी हायर ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके जब इलेक्ट्रॉन आएगा, उससे जितना भी रेडिएशन निकलने का पॉसिबिलिटी है उसको बोलते हैं लोग ये बाल्मर सीरीज, राइट। तो ये सब समझ में आ गया आपको, लाइमन, बाल्मर, ये सब क्या क्या है। अब आप बिल्कुल आसानी से पूरे एनसीईआरटी में इतना ही कॉन्सेप्ट दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ N1 की जगह पर आपको क्या पुट करना है, इसके अकॉर्डिंग लाइमन सीरीज है तो ये फिक्स हो गया, N1 फिक्स हो गया 1। अब N2 जो भी क्वेश्चन लेते हायर ऑर्डर, वैसे ही बाल्मर है तो ये N1 का वैल्यू फिक्स होगा 2 बाल्मर के लिए। और हायर ऑर्बिट कोई भी हो सकता है, किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप कर सकता है। क्लियर हो गई बात। अब आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसको नोट्स मैंने जैसा बनाया है, आप भी इसको नोट्स बना लीजिए और एक एक पॉइंट को याद कर लीजिए, ठीक है। नहीं रखते हैं इस लेक्चर में, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।